गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है, जिसके एक इशारे पर उसके शार्प शूटर्स किसी का भी काम तमाम कर सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम सिंडिकेट पर एक्शन तो पहले से हो रहा है, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई को बहुत बड़ा झटका लगा है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, जो भारत में मोस्ट वांटेड है, उसे अमेरिका से भारत लाया गया है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर हो, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, इन सब में अनमोल बिश्नोई वांटेड है। इसके अलावा सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई, उसके पीछे भी अनमोल का हाथ है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद से ही अनमोल बिश्नोई फरार था। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल को बचाने का पूरा इंतजाम किया था, लेकिन लॉरेंस की तमाम कोशिशों के बाद भी अनमोल बिश्नोई पुलिस के हत्थे चढ़ गया और अब भारत लाया जा चुका है। लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे अपने भाई अनमोल को विदेश भेजा, अनमोल बिश्नोई कैसे अमेरिका में पकड़ा गया, लॉरेंस का भाई अनमोल कैसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया, आज उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। कौन कौन से राज वो खोल सकता है, यह भी दिखाऊंगा। अनमोल बिश्नोई को दिल्ली आते ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसीज ने अपने कब्जे में ले ली। ये तस्वीरें देखिए जब अनमोल बिश्नोई भारत लाया गया। अनमोल बिश्नोई सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए था। उसे एनआईए अधिकारियों ने फौरन अपने घेरे में ले लिया। अनमोल बिश्नोई को एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने गिरफ्तार किया। उसके बाद अनमोल बिश्नोई को एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया। एनआईए अनमोल बिश्नोई को कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। 6 राज्यों की पुलिस उससे पूछताछ करेगी, यानी भारत में अनमोल बिश्नोई से पूछताछ का लंबा सिलसिला चलेगा। एनआईए के साथ कई और एजेंसीज भी अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करेंगी। कई राज्यों की पुलिस उसे रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी, ये कहा जा रहा है। देखिए, अनमोल बिश्नोई पर वैसे तो कई केस, लेकिन 3 ऐसे मामले हैं जिसने अनमोल बिश्नोई के नाम का खौफ पैदा किया। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। इस हत्या में अनमोल बिश्नोई का नाम आता है। इसी हत्याकांड के बाद अनमोल बिश्नोई भारत से फरार होकर अमेरिका भाग गया। 14 अप्रैल 2024 को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होती है, जिससे पूरा बॉलीवुड में हंगामा मच जाता है। इस फायरिंग के पीछे भी अनमोल बिश्नोई का हाथ बताया गया। फिर 12 अक्टूबर 2024 को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। इस हत्या में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद ही अनमोल बिश्नोई भारत से भाग गया था और उसे भारत से भगाने में लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी मदद की। लॉरेंस बिश्नोई ने अनमोल के लिए रूस का पासपोर्ट बनवाया। अनमोल का फर्जी पासपोर्ट फरीदाबाद के एड्रेस पर बना। पासपोर्ट में अनमोल का नाम भानु प्रताप लिखा हुआ, पिता का नाम राकेश और मां का सुमित्रा देवी। इसी पासपोर्ट के सहारे 2022 में अनमोल फरार हुआ। फर्जी पासपोर्ट के सहारे अनमोल पहले नेपाल गया, नेपाल से दुबई, केनिया होते हुए अमेरिका भाग गया। अमेरिका पहुंचने के बाद अनमोल वहीं से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोऑपरेट कर रहा है और इधर भारत में एक के बाद एक कांड होते चले जा रहे थे। जांच एजेंसीज को यह पता चल चुका था कि अनमोल बिश्नोई अमेरिका में और उसे लाने की कोशिशें तेज हो गई। अनमोल लगातार अमेरिका और कनाडा आता जाता रहा। अप्रैल 2023 में अनमोल को कैलिफोर्निया में देखा गया था। पिछले साल अमेरिका में अनमोल को गिरफ्तार किया। फर्जी डॉक्यूमेंट से अमेरिका आने के आरोप में उसका अरेस्ट हुआ। अनमोल को अमेरिका के पोटावाटामी काउंटी जेल में रखा गया था। इस जेल में खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। यहीं से अनमोल बिश्नोई के भारत आने की कोशिश तेज हुई और अब अनमोल बिश्नोई भारत आ चुका है और कहा जा रहा है कि उससे कई अहम राज जो हैं वो उगलवाए जाए। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में बेहद कड़ी निगरानी में रखा गया था। अमेरिकी जेल में अनमोल बिश्नोई के पैरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई गई थी, जिसे एंकलेट कहते हैं। यानी अगर अनमोल बिश्नोई भागने की भी कोशिश करता तो उसे पकड़ लिया जाता। एंकलेट को एंकल मॉनिटर या ट्रैकर भी कहा जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को कैदी के पैर में बांध दिया जाता है। इससे आरोपी की जीपीएस लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। हाउस अरेस्ट के दौरान भी एंकलेट का प्रयोग करते हैं, जिससे तय हो सके कि आरोपी घर से बाहर ना निकले। एंकलेट को बिना कोड या की के नहीं उतारा जा सकता। उतारने या काटने की कोशिश करने पर अलार्म बज जाता है। एंकलेट का इस्तेमाल आमतौर पर जमानत पर बाहर आए लोगों, हाउस अरेस्ट किए गए लोगों, प्रोबेशन या पैरोल पर या किए गए लोगों को पहनाया जाता है, जिससे उनकी लोकेशन का पता चलता रहे और जरूरत पड़ने पर उनको पकड़ा जा सके। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ बाबा सिद्दीकी के परिवार ने भी कई शिकायतें दर्ज कराई। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के परिवार ने अमेरिकी एजेंसीज के सामने खुद को विक्टिम्स ऑफ क्राइम के रूप में रजिस्टर कराया। अमेरिकी एजेंसीज ने बाबा सिद्दीकी के परिवार को लगातार अपडेट देता रहा। वो 18 नवंबर को अमेरिकी एजेंसी की तरफ से एक ईमेल आया था। इसमें लिखा था कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निकाल दिया गया। इसी के बाद अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत के लिए डिपोर्ट किया गया। अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की शह पर अनमोल बिश्नोई ने कई कांड किए। वो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। अनमोल बिश्नोई अमेरिका में बैठकर लॉरेंस का गैंग चला रहा था। अनमोल बिश्नोई पर भारत में 10 लाख रुपए का इनाम था।
26 साल के अनमोल बिश्नोई पर भारत में कुल 18 केस हैं। हत्या, हथियारों की तस्करी, उगाही, धमकी देना, सब तरह के केस। अनमोल बिश्नोई अमेरिका से लॉरेंस के शूटर्स को आदेश देता था और अमेरिका से ही लॉरेंस गैंग के मेंबर्स तक पैसा पहुंचाता था। अनमोल बिश्नोई भारत में एक बार गिरफ्तार भी हो चुका है और राजस्थान की जोधपुर जेल में सजा भी काट चुका है, जहां से 7 अक्टूबर 2021 को वो जमानत पर बाहर आया था और फिर अमेरिका निकल गया। अनमोल बिश्नोई ने जो अपराध किए हैं उनमें सबसे बड़ा कांड है बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाना। 12 अक्टूबर 2024 को यह हत्या हुई थी। मुंबई के बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल पर बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर 3 शूटर्स ने हत्या कर दी थी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी और पुलिस ने इस मामले में करीब 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई वांटेड घोषित हो गया था और हत्या के दौरान शूटर्स के साथ वो संपर्क में था। अनमोल बिश्नोई हत्या के बाद एक शूटर ने अनमोल को फोटो वीडियो भेजे। शूटर ने फोटो और वीडियो भेजकर हत्या कंफर्म भी की। इसी तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी और इसमें अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। 29 मई 2022 को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या पंजाब के मानसा में गोली मारकर की गई थी। हत्याकांड के बाद अनमोल का नाम चर्चा में आया। लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में से मूसेवाले की हत्या की साजिश रची। अनमोल ने गोल्डी बराड़ से मिलकर साजिश को अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई का भतीजा सचिन भी हत्याकांड में शामिल था। हत्या को अंजाम देने से पहले मूसेवाला की रेकी की गई थी। रेकी करने के बाद शूटर और हथियारों का इंतजाम हुआ। दिल्ली ब्लास्ट की जांच का फोकस सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर के नेटवर्क पर है। डॉक्टर उमर को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं। उसके कई अहम करीबी पकड़े जा चुके हैं। डॉक्टर उमर का वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बता रहा है। आज सुसाइड बॉम्बर उमर का एक नया खुलासा हुआ। जांच एजेंसीज के सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर को लाल किले के पास ब्लास्ट करने से पहले काफी देर तक कार में घूमने के दौरान आतंकी डॉक्टर उमर किसी हैंडलर से बात कर रहा था। ब्लास्ट की सही जगह चुनने को लेकर आतंकी उमर की हैंडलर के साथ बातचीत चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के लिए सिंबॉलिक जगह की तलाश की जा रही थी और आखिर में इसके लिए लाल किले को चुना गया। सूत्रों का दावा है कि पहले लाल किले के अंदर पार्किंग में ब्लास्ट करने का प्लान था, लेकिन सोमवार को लाल किला बंद होने की वजह से पार्किंग में भीड़ नहीं थी, इसलिए पार्किंग में ब्लास्ट का प्लान कैंसिल हुआ। सूत्रों का यह भी दावा है कि आतंकी उमर ने लाल किले की पार्किंग में कार में बैठकर बम को असेंबल किया। बम असेंबल होने के बाद आतंकी उमर पार्किंग से निकला और भीड़ के बीच पहुंचकर उसने ब्लास्ट कर दिया। सुसाइड बॉम्बर उमर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। इसे लेकर भी नया खुलासा हुआ कि कैसे उमर ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के दौरान अपना टेरर नेटवर्क खड़ा करने का काम किया। जांच में पता चला है कि दिल्ली में आत्मघाती धमाके से 10 दिन पहले आतंकी डॉक्टर ने नूह में घर किराए पर लिया। सूत्रों के मुताबिक इस घर को विस्फोटक इकट्ठा करने और दूसरी जगहों पर सप्लाई करने के मकसद से किराए पर लिया गया। किराए का घर लेने के लिए आतंकी उमर ने इलाके के 2 मुस्लिम युवकों शोएब और रिजवान को पैसे का लालच दिया। सूत्रों का दावा है कि शोएब और रिजवान ही आतंकी उमर की जरूरत का सारा सामान किराए के घर तक पहुंचाते थे। ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई उमर की कार की मरम्मत भी इन्हीं दोनों ने करवाई थी। सूत्रों के दावे के मुताबिक ब्लास्ट से पहले 10 दिन तक आतंकी उमर किराए के मकान में ही रहा, एक बार भी बाहर निकला ही नहीं। यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकी डॉक्टर और पढ़े लिखे युवाओं को अपने टेरर नेटवर्क से जोड़ने में जुटा रहा। इसके लिए आर्थिक तौर पर कमजोर और अलग अलग वजहों से परेशान लोगों को टारगेट कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए फिलिस्तीन का उदाहरण देकर उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ा जाता था और फिर उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार करने की कोशिश होती थी। लेकिन इस्लाम की आड़ में जिस तरह आतंकी डॉक्टर उमर ने सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत बताने की कोशिश की, उसको लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उसे आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने आतंकी उमर के बयान को गुमराह करने वाला बताया और लिखा कि दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी उमर नबी का एक बिना तारीख वाला वीडियो सामने आया है जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत बता रहा है। कह रहा है कि इसे गलत समझा गया है। आगे ओवैसी ने लिखा कि इस्लाम में सुसाइड हराम है और बेगुनाहों की हत्या घोर पाप है। ऐसी करतूत देश के कानून के भी खिलाफ है। यह किसी भी तरह नासमझ नहीं है, यह आतंकवाद के अलावा और कुछ नहीं है। आगे ओवैसी ने भी कहा कि इस तरह की सोच समाज और देश दोनों के लिए खतरनाक है। तो जो नेता उमर जैसे सुसाइड बॉम्बर से हमदर्दी जता रहे थे, उन्हें कम से कम ओवैसी से सीखना चाहिए, जिन्होंने खुलकर कह दिया कि यह तो सीधा सीधा टेररिज्म है भाई। दिल्ली ब्लास्ट केस में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। कल अल फलाह ट्रस्ट के ठिकानों पर दिन भर ईडी की छापेमारी चली। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने धोखाधड़ी से 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। एक तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन हो रहा है,
वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के तार टेरर मॉड्यूल से जुड़ने के बाद वहां भगदड़ मच गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टूडेंट का पलायन शुरू हो गया है। बदनामी के डर से मेडिकल स्टूडेंट के पेरेंट्स आकर अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। दावा है कि यूनिवर्सिटी के कई स्टाफ मेंबर्स यूनिवर्सिटी प्रशासन को अपना रेजिग्नेशन भेज चुके हैं। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जांच एजेंसियों को उस वक्त एक और बड़ी कामयाबी मिली जब यूपी में सहारनपुर के पास देवबंद से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टूडेंट को डिटेन किया। यह छात्र आतंकी उम्र का करीबी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी उम्र के मोबाइल फोन से इसका नंबर मिला और दोनों के बीच व्हाट्सएप पर चैट होने के सबूत मिले। लगातार हो रहे खुलासों के बीच यूपी एटीएस ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने संदिग्ध मदरसों के छात्रों और मौलवियों की रिपोर्ट मांगी। प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर के मदरसों से रिपोर्ट तलब की गई है। बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा के मदरसों से भी रिपोर्ट मंगाई गई है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के पेरेंट्स की भी डिटेल मांगी गई। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार करने में जिस तरह फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आया, उसके बाद अब देश की दूसरी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज और मदरसों की जांच की मांग भी उठने लगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.